एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या सिंह। एंड टुडे हम लोग करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस, पार्ट नंबर 4th ऑफ द वीडियो विच इज़ द लास्ट पार्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बोर्ड सिस्टम से हटकर जो एडिशनली क्यों पढ़ाने का सोचा है, बिकॉज इसके अंदर मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है बुक्स में दे ही रखी है, सो देयर इज नो पॉइंट कि उसको लिखे। सो ऑल्सो ट्राई टू डू द स्मार्ट वर्क एज वेल, डोंट जस्ट रिलाई ऑन द थिंग्स कि हमें हर एक का नोट्स बनाने हैं। हमें जहाँ से भी आपको बहुत इजी लगता है, मेरा ये रहा है, बाकी आप जो है इसके नोट्स भी बना सकते हैं, देयर इज नो रॉन्ग इन दैट। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन को। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी टेल यू दैट इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल, तो आप जो है आपको ये सारा कुछ जो है वो आपको जो इसके प्रीवियस पार्ट 3 तक की जो भी नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे, प्लस अदर चैप्टर्स जितने भी आपके हैं सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस के ऑफ क्लास 9th, वो सब भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे इन द PDF फॉर्मेट ऑफ द बोर्ड समरी। उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक को क्लिक कीजिए एंड देन यू विल रीच आउट टू दी टेलीग्राम। लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Now let's start the guiding values of our Indian Constitution। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा रहता था, तो लेट्स डू इट। तो बेसिकली इसके अंदर बहुत कुछ लिखा है, ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, हम लोग फिलोसफी पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। फिलोसफी का मतलब क्या होता है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच गवर्न आवर थॉट्स एंड एक्शंस। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारे थॉट्स और एक्शंस के पीछे होते हैं उनको हम फिलॉसफी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर ये वीडियो बनाई है तो इस वीडियो को बनाने से पहले मेरे माइंड में कुछ थॉट्स एंड प्रिंसिपल्स चल रहे थे कि हाँ ये जो है बहुत इजी होगा अगर हम बुक से कवर आउट करते हैं तो दिस वाज माय प्रिंसिपल, दिस वाज माय फिलॉसफी। सो वही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्टली लेट्स जस्ट डू इट फर्दर। तो फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए हमें दो ही सोर्सेज की ज़रूरत होती है। पहला हम लोग पढ़ सकते हैं कि जो हमारे मेजर लीडर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहते हैं, बट मेजर लीडर्स का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या मानना है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्यों ना हम जाने कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद के बारे में क्या कह रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है खुद के बारे में, और सबसे ज़्यादा जो है कहीं पर अगर दे रखा है तो वो दे रखा है प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारी सारी फिलॉसफी प्रीएम्बल में दे रखी है। प्रीएम्बल क्या होता है, इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट विच कंटेन्स द वैल्यूज एंड द प्रिंसिपल्स बिहाइंड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, देखो जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है आपकी बुक के आगे आप देखेंगे कोई भी बुक है उसके पहले एक प्रीफेस पेज होता है जो कि सारी चीज़ें बताता है कि इस बुक में क्या वैल्यूज़ हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या गाइडिंग जो है वैल्यूज़ हैं इस चीज़ की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसके आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बुक खुलती है तो उसके आगे एक प्रीएम्बल दिया होता है, और ये प्रीएम्बल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इवन इन द हायर क्लासेस। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आज हम अपने इंडिया के प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड। तो पहले हम लोग अपने पहले सोर्स पर जाते हैं जो कि हमारा सोर्स है द ड्रीम एंड द प्रीएम्बल, राइट। तो जो अदर मतलब कि जो अदर लीडर्स का क्या कहना है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें पहले हम लोग महात्मा गांधी के व्यूज जानते हैं। तो महात्मा गांधी, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि महात्मा गांधी जो थे ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट स्टिल जो है लोगों ने उनके विजन को फॉलो किया है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में उनके विजन को फॉलो किया है। जो हमने कैसे फॉलो किया, क्योंकि उस टाइम पे वो अपनी एक मैगजीन चलाते थे जिनका नाम था यंग इंडिया 1931 में। इट इज़ वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये पूछा जाता है यंग इंडिया के बारे में, ज़रूर पूछा जाता है कि भाई हाँ महात्मा गांधी की मैगजीन का नाम क्या था या डेट पूछी जाती है। उसके अंदर उन्होंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको दे रखे हैं व्यूज। ठीक है, महात्मा गांधी के यहाँ पर
उन्होंने बताया है कि एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर हाई कास्ट लो कास्ट सब रह पाए, सारी कम्युनिटीज पीस में रह पाए, और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो हैं, जो शराब वगैरह है, ये जो अनटचेबिलिटी है, इसको रोका जाए, वुमेन को इंजॉय करे सेम राइट्स एंड वुमेन, तो जेंडर इक्वलिटी, और ये सारे विजन हैं जो उन्होंने अपनी उसमें लिखे हैं, एक्चुअल विजन है। एंड सेकेंड रीज़न जो मैंने इस PDF फॉर्मेट में करवाया, ताकि मैं आपको ये सारे कार्टून्स भी, ये सारे पैराग्राफ्स भी अच्छे से करवा पाऊँ। ये उनका विजन है कि उन्हें जेंडर इक्वलिटी चाहिए, ये उनका विजन है कि उन्हें अनटचेबिलिटी नहीं चाहिए। तो ये जो है, ये हमने इन लीडर का विजन तो पढ़ लिया। आप दूसरे लीडर पे आते हैं जिनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर का क्या कहना है, वो इनइक्वलिटीज को जो है हमारी सोसाइटी से हटाना चाहते हैं, वो रिमूव करना चाहते हैं। ऑल्सो एक बहुत ही जनरल सवाल आता है कि जो BR अम्बेडकर थे वो हमेशा जो है महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज करते थे, यानी कि महात्मा गांधी के व्यूज एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर के व्यूज ऑलमोस्ट सेम नहीं रहते थे। कंक्लूडिंग स्पीच में भी बोला, और आपको पता होना चाहिए BR अम्बेडकर वॉज दी मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। यहाँ पे BR अम्बेडकर के बारे में दिया भी हुआ, यू कैन स्टडी इट रियली वेल। आई जस्ट थिंक दैट कि समवेयर जो कलर है मेरे पेन का, आई नीड टू चेंज, है ना। चलो, सो नाउ हम उनकी स्पीच पढ़ते हैं। ऑन 26th day of January 950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको पूरा जो है कंक्लूजन करके बताती हूँ कि इसमें ये बोल रहे हैं कि हम पॉलिटिकली तो सभी को इक्वलिटी दे देंगे, यानी कि हम राइट टू वोट सबको दे देंगे, हम जो है जितना भी मेल फीमेल इक्वलिटी हम सब कुछ दे रहे हैं पॉलिटिकल फ्रंट पर, लेकिन सोशल इकोनॉमिक लाइफ में क्या वो इक्वल रहेंगे, इसकी गारंटी कौन देता है, आप ये बताइए। इसकी जो है गारंटी कौन देता है? हम पॉलिटिक्स में तो सभी को प्रिंसिपल दे देंगे इक्वल राइट इक्वल वोट का, लेकिन वहीं हम लोग वन मैन वन वैल्यू को अपने सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में कब लेकर आएंगे, है ना। दिस इज अ थिंग जो उन्होंने सवाल पूछा है, और ये बहुत ही करेक्ट सवाल है। हम लोग जो है पॉलिटिकली हम सबको राइट दे दिए, लेकिन आज भी कास्ट सिस्टम पे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। आज भी हमें इकोनॉमिक लाइफ में क्या सभी रिच और पुअर हैं? आज भी लो कास्ट के लोग ऑलमोस्ट जो पुअर होते हैं वो लो कास्ट से ही बिलोंग करते हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट विजन उन्होंने दिया है कि भाई सभी कास्ट रिलेटेड जो है इक्वलिटीज रहे। अब थर्ड हम लोग कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू की उनकी फेमस स्पीच जो उन्होंने 15 अगस्त 1947 के मौके पर दी थी। ये क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन में डेफिनेटली आता है कि उस स्पीच का नाम बताइए जो जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को दी थी। तो लेट्स डू इट। इसका जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम है टिरिस्ट विद द डेस्टिनी। इसके अंदर बस ये यही कहते हैं कि हम जो है अपने पीछे जो भी हमारा था उसको भूल कर जो है हम एक न्यू एज इंडिया बनाएंगे, ठीक है। और साथ ही कहते हैं कि फ्रीडम एंड पावर के साथ साथ हमें फ्रीडम और पावर तो मिली है, लेकिन इसके साथ साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी जो है पीपल ऑफ इंडिया की है, जितनी गवर्नमेंट की उतनी लोगों की भी है कि वो इक्वलिटी को मेंटेन रखें। Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor and are with a heavy heart the memory of the sorrow. Some of those points continue even now. Nevertheless, the past is over and it is a future that beckons us now. तो उन्होंने यही बोला है कि पास्ट ओवर हो चुका है, नया इंडिया बनाना है। बाकी यू कैन रीड इट आउट, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन जो है जनरली बस यही आता है कि इनकी स्पीच बता दीजिए कौन सी थी। अब आते हैं मेन पार्ट पे, द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फॉर्म्ड फाउंडेड द इंडियाज डेमोक्रेसी। जो भी हमारा फ्रीडम स्ट्रगल से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में बताया हुआ है कि ये जो है हमारा एक एडवांटेज था कि हमारे डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट स्ट्रगल से ही हमें जो मिला था ना,
वो सारी वैल्यूज और बैकग्राउंड कल्चर वहीं से बनकर आया था और वही हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी में भी आपको देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक शॉर्ट स्टेटमेंट के थ्रू जो है स्टार्ट होता है और उस स्टेटमेंट को हम प्रियम्बल बोलते हैं। प्रियम्बल की डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। सो टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमने अमेरिका से लिया है, अमेरिकन मॉडल से लिया है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ से हमने अपना जो है प्रियम्बल का जो एक था, पहले जो प्रियम्बल का पूरा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले अमेरिका यूएसए का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उन्होंने अपना प्रियम्बल बनाया था और वहां से देखकर हमने बोरो किया है। यहाँ पे देखिए आपको ये यूएस का दिख रहा होगा, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और आप अगर हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, लेट मी शो यू, दिस इज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो भी कैसे स्टार्ट हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। उससे पहले कि मैं आपको प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करूं, उससे पहले आई रियली वांट टू टेल यू गाइस दैट जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है क्यों हम लोगों को जो है हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये हमें मदद करता है, ये हमें एक स्टैंडर्ड देता है कि हम ये पता लगा पाएँ कि कोई भी लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने या कोई भी एक्शन किया है गवर्नमेंट ने वो गुड है या बैड है। तो ये हमें जो है गवर्नमेंट के एक्शंस को जज करने का मौका देता है। यानी कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि मेल को मिलेंगे 50 रुपीज़ पर आर के किसी एक काम के लिए और फीमेल्स को मिलेंगे 30। तो हमने जब अपना प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम सीधा जो है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी देता है स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की, तो हम यहाँ से क्या पता लगाएंगे कि जो गवर्नमेंट ने एक्शन या लॉ बनाया है वो बिल्कुल गलत है। तो दैट इज अ थिंग, यहाँ से जो है वी आर एबल टू गेट टू नो कि हाँ द थिंग इज रॉन्ग। तो इसीलिए प्रियम्बल को पढ़ना ज़रूरी है अगर हम लोगों को जो है कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमें अगर विजिलेंट सिटीजन्स रहना है और हमें जो है गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक रखना है। तो अब आइए हम लोग एक एक करके प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को रीड आउट करते हैं। तो पहला हमारा हो जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या मतलब है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमने बनाया है, ये हमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया है, इंडिया के लोगों ने बनाया है थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। किसी ने भी हमें बाहर से किसी किंग या आउटसाइड पावर ने नहीं दिया है। ये वी द पीपल ऑफ इंडिया इस चीज़ को दर्शा रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर। ये आपको जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया वाले पैराग्राफ में ये देखिए ये सारा दिया ही हुआ है, ठीक है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ नोट्स में मैं ये अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सिर्फ ये अभी के लिए आप अपना सारा ध्यान जो है वो इस पे समझने में लगाइए। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने खुद बनाया है, हमें किसी ने नहीं दिया है। तो ये हमारे को इम्पोर्टेंस बता रहा है इंडिपेंडेंस की, है ना। उसके बाद देखिए हैविंग सॉलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अरे 5 वर्ड्स है ना, तो 5 वर्ड्स हैं ये हमारे, एक एक करके हम पढ़ेंगे। सोवरेन, सोवरेन का मतलब क्या होता है कि पीपल जो है वो कंप्लीटली जो है इंडिपेंडेंट है टू मेक देयर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजंस। कोई भी एक्सटर्नल पावर जो है वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर रही है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सोवरेन इज इक्वल टू द इंडिपेंडेंस, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सोवरेन का मतलब अगर आप सोवरेन हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है अपने सारे डिसीजंस जो है वो चाहे इंटरनल एक्सटर्नल है वो आप खुद ले रहे हैं, आपसे कोई दिलवा नहीं रहा है। आप कंप्लीटली फ्री है अपने डिसीजंस लेने के लिए, आप पे कोई भी दबाव नहीं है। सोशलिस्ट, देखिए सोशलिस्ट ये एक पूरी कंप्लीट आइडियोलॉजी होती है। ये रही सोशलिस्ट की, ये कंप्लीट आइडियोलॉजी होती है जिसका मतलब होता है कि भाई जो वेल्थ होगा पूरी कंट्री में वो सोशली जनरेट होगा, कोई इंडिविजुअल पर्सन जनरेट नहीं करेगा, उससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जनरली जो सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करते हैं जितनी भी कंट्रीज हैं उनके अंदर 2 चीजें पाई जाती है। पहली कि जो है गवर्नमेंट जो है वो मेजर
मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि रेलवेज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी होगी, जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं, ये जो मेजर इंटरप्राइजेज हैं, कंपनीज हैं, पार्टनर, और जो लैंड है, प्रॉपर्टी है, इसकी मेजर ऑनरशिप जो है कौन करता है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। हमारा इंडिया सोशलिस्ट कैसे है? आप देखिए, रेलवेज जो है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, वो आज भी किसके हाथों में है? वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में नहीं है, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संभाल रही है। लैंड जो है इतने बड़े बड़े, वो किसके हाथों में है? मेजॉरिटी मेजर लैंड्स जो होते हैं वो सारे गवर्नमेंट के हाथों में। हाँ, आगे ऑब्वियसली प्राइवेटाइजेशन होता है, नहीं होता है वो तो नहीं है, बट स्टिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट वर्ड लिखा है। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? यही होता है। अब नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं सेक्युलर पे। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो है सेक्युलर का मतलब होता है कि हर एक पर्सन अपने रिलीजन को फॉलो करने में बिल्कुल फ्री है। गवर्नमेंट कोई भी अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं रखने वाली है। वो जो है रिलीजन में सब जगह पे जो है वो न्यूट्रल रहने वाली है। सारे रिलीजन्स को एक तरीके से ही रिस्पेक्ट मिलेगी। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक तो पता ही है, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर जो लोग हैं वो पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करते हैं। उन्हें जो है इसके अंदर बेसिकली 4 चीज़ें ही होती हैं कि फर्स्ट जो है लोग अपनी गवर्नमेंट खुद चुनेंगे। रूलर्स जो है दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सेकेंडली जो है सभी को इक्वल जो है राइट्स मिलेंगे, साथ ही साथ कुछ बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो काम करेगा। ठीक है, फिर आ जाता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, उसको इलेक्ट किया गया होगा, ना कि कोई हेरिडिटरी पोजीशन होगा। हेरिडिटरी मतलब कि कोई जो है राजा का बेटा राजा बनता है ना, सो लाइक दैट, कि कोई भी ऐसे ही उसका बिना इलेक्शन के वो रूलर नहीं बन गया। हमेशा इलेक्शन होगा तभी जो है हेड ऑफ द स्टेट, जहाँ पर जो है हेरिडिटरी होते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में किंग्स वगैरह होते हैं, तो वो रिपब्लिक नहीं है, वो मोनार्की है। रिपब्लिक का मतलब है कि इलेक्शन के थ्रू होगा। ठीक है, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो सबसे पहले सारे सिटीजन्स को क्या मिलना चाहिए? जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है कि किसी भी के अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, चाहे वो कास्ट, रिलीजन, जेंडर किसी का भी ना हो। सोशल इनइक्वलिटीज जो है वो कम की जाएं, और साथ ही साथ वेलफेयर मेजर्स गवर्नमेंट ले, कुछ ऐसे स्कीम्स गवर्नमेंट लाए जिससे हम लोग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज को रिड्यूस कर पाए। उसके बाद आ जाता है लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। लिबर्टी मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब ऑलमोस्ट फ्रीडम के बराबर होता है। ये नहीं कहूँगी कि लिबर्टी और फ्रीडम इक्वल होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो है फ्रीडम के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी अनरिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ना लगाई जाए किसी भी प्रकार की। सब लोग अपने जो है फ्री हो बिल्कुल, उन्हें जो सोचना है सोचे थॉट में, उन्हें जो एक्सप्रेस करना है, जो बोलना है वो उसमें भी फ्री है। बिलीफ, वो कैसे भी जो है अपने बिलीव्स रख सकते हैं। फेथ, कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी को भी वर्शिप कर सकते हैं, फ्रीडम है। नेक्स्ट इज द इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। इक्वलिटी मतलब क्या है? ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो। गवर्नमेंट को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज इंश्योर करनी चाहिए। इक्वल स्टेटस सबको इक्वल दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल मिले, किसी को कम ना मिले। लास्ट हो जाता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है कि इट्स ऑलमोस्ट रिलेटेड टू द और वेरी सिमिलर टू द ब्रदरहुड, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। क्या होता है ना, एक ऐसी सोच, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम जो ये कहता है कि हम सब जो है वो एक ही फैमिली के मेंबर हैं, एंड वी शुड ट्रीट, किसी को भी अपने फेलो सिटीजन्स को जो है वो इंफीरियर ट्रीट नहीं करना चाहिए। हम सब एक ही फैमिली मेंबर्स के लोग हैं, और कोई भी किसी को भी एज अ सिटीजन ऑफ दिस इंडिया, हमें किसी भी पर्सन को अपने से इन्फीरियर नहीं समझना है। और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम सब जो है एक ही इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हम चाहे किसी कास्ट कम्युनिटी के हो, वी शुड ऑलवेज बी
staying together. ठीक है, सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th day of the November 1949, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बोला था अडॉप्ट कब हुआ है, 26 नवंबर 1949 को, और हम अपना रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, 1950 को। तो एक्चुअली में जो है यहाँ पर वही मैं बोल रही थी कि हमने अडॉप्ट किया है, एनेक्ट किया है एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन टॉपिक करते हैं। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में दो ही बातें हैं कि हमने जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया है जिसमें हम लोग अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। क्या होता है ना, कई लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड बना देते हैं कि जब जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, मान लीजिए डिजिटल एजुकेशन आ रहा है और किसी कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर एग्जाम्पल सपोजिड है, ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि डिजिटल एजुकेशन किसी की कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू एजुकेशन के अंदर डिजिटल एजुकेशन नहीं आता है, तो फिर विद द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस ऐसा कुछ प्रोविजन होना चाहिए ना जिसके थ्रू हम लोग चेंज ला सकें। तो एक्चुअली में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही इतना ज़्यादा रिजिड है कि उसके अंदर कुछ चेंज ना हो पाए, ना ही इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि बहुत ही इजीली चेंज हो रहे हैं, जो आया चेंज करके चला गया। तो ऐसे नहीं है, हम दोनों में ही बैलेंस कर रहे हैं। ये जो है इट इज़ नॉट सीन एज अ वेरी स्टैटिक डॉक्यूमेंट, बट बहुत ही डायनेमिक है। स्टैटिक मतलब एक जगह पे रुका हुआ नहीं है और अनअल्टरेबल नहीं है। तो ये एक हमने इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में किया है कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी है कॉन्स्टिट्यूशन को। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा अगर हम लीगली लैंग्वेज में जाएं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, राइट। बट हमारे में बहुत ही डिटेल्ड वर्जन में ये सब बताया गया है कि कौन हमारे रूलर्स होंगे, who will have the power to take what decisions, what will be the rights of the citizens, क्या करना है अगर वो वायलेट हो जाते हैं। तो हर एक चीज़ वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हमने की है, ठीक है। सो दिस इज द मेन इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में यही था कि जो है कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है, साथ ही साथ रिजिड भी है। उसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं और कोई इजीली भी चेंज नहीं कर सकता। साथ ही साथ बहुत ही क्लियरली डिफाइंड जो है डिटेल्ड वर्जन में हमें कॉन्स्टिट्यूशन की सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर बात आती है ये आपके इसकी, तो इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन आते ही हैं, तो आपको ये करना ही होता है कि अपार्थियड का मतलब क्या है, क्लॉज, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट, फिलॉसफी, प्रीएम्बल, ट्रिशन और ट्रिस्ट। ट्रिस्ट का मतलब होता है कि एक कोई ऐसी मीटिंग प्लेस जो हमने डिसाइड किया, हम सब ने डिसाइड किया। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, इसकी स्पीच थी जवाहरलाल नेहरू की थी, मतलब कि ऐसी जहाँ पर हम सबकी किस्मतें जो है वो मिली हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारे पार्ट्स में इन सब की डेफिनेशन करवाई हुई है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द पार्ट। वी हैव कंप्लीटेड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है एंड आपका सिर्फ एक चैप्टर बचता है, विच इज़ व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई इज डेमोक्रेसी, और उसके बाद वी हैव बीन कंप्लीटेड ऑल द सिविक्स सिलेबस। Thank you so much. That's it for the day. If you like the video, you can hit the like button, subscribe to my channel.